इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आज चैप्टर 9 को पढ़ेंगे। बेलमेंट, बेलर एंड बेली। चैप्टर 9 में बेलमेंट, बेलर और बेली को बताया गया है, जो सेक्शन 148 से 181 तक दिया गया है, जिसमें इसके डिफिनेशंस और अन्य प्रावधानों को बताया गया है। चलिए आते हैं सेक्शंस पे। सेक्शन 148 बेलमेंट, बेलर एंड बेली का डेफिनेशन। ए बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned to, otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. बेलमेंट क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं जमानत। कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य के लिए सामान की डिलीवरी करता है, तो उसको कहते हैं बेलमेंट। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत शर्तें होती हैं कि जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो जिस व्यक्ति ने सामान दिया है उन्हें वापस कर दिया जाएगा या उसके निर्देश के अनुसार उसका निष्पादन कर दिया जाएगा। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर। द पर्सन टू whom they are delivered is called बेली। If a person already in possession of the goods of other contracts hold them as a बेली, he thereby becomes the बेली and owner becomes the bearer of such goods, although they may not have been delivered by way of bailment. यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से ही किसी अन्य कॉन्ट्रैक्ट का सामान है और वह उन जमानत के रूप में रखता है, तो वह व्यक्ति जमानतदार बेली बन जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जिसका सामान है, यानी जो सामान का मालिक है, वह बेलर बन जाता है। यहाँ क्या हुआ? सामान की डिलीवरी बेलमेंट के तहत नहीं किया गया है, अपितु यह तो पहले से ही किसी और अनुबंध के तहत उस व्यक्ति के पास है। फिर भी यहाँ बेलर और बेली के संबंध कायम हो जाते हैं। जमानत, बेलमेंट का तात्पर्य एक प्रकार के रिश्ते से है जिसमें एक व्यक्ति की निजी संपत्ति अस्थायी रूप से दूसरे के कब्जे में चली जाती है। वस्तु या वस्तुओं का स्वामित्व एक व्यक्ति के पास होता है और कब्जा दूसरे व्यक्ति के पास होता है। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बेलमेंट। यह एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ कंसिडरेशन साबित करना आवश्यक नहीं है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन मस्ट होता है, बट यहाँ बेलमेंट की स्थिति में जबकि ये रिलेशन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है, फिर भी यहाँ पे कंसिडरेशन होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवश्यक होता है। जमानतदार का दायित्व होता है वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जमानत की संपत्ति को सुरक्षित रखे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हुआ जगदीश चंद्र प्रिखा वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक। इस केस में सोने के आभूषण और आभूषणों से भरा हुआ एक बक्सा बैंक को सौंपा गया था और बक्से की सुरक्षा हमेशा बैंक के पास रहती थी। जब उस अदालत में पेश किया गया उस आभूषण को, उस बक्से को, तो आभूषण गायब पाया गया। बैंक ने बक्सा पेश किया कोर्ट में, तो आभूषण उसमें से गायब पाया गया। यह माना गया कि बैंक जमानतदार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा और जमानतदार के अधिकारी 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के साथ मुकदमे के निष्पादन के समय सोने के आभूषणों के बाजार मूल्य के हकदार होंगे। बेलमेंट की संपत्ति का सेल या हस्तांतरण नहीं कर सकते। बेलमेंट को संपत्ति का ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ पोजीशन का हस्तांतरण है, मालिकाना हक का हस्तांतरण नहीं है। आगे चलते हैं सेक्शन 149।
कि डिलीवरी टू बेली हाउ मेड, बेली को गुड्स का डिलीवरी कैसे किया जाता है। सेक्शन में डिफाइंड है द डिलीवरी टू बी बेली may be made to by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the intended belly or of any person authorized to hold them on his behalf। धारा 149 क्या बताता है कि जमानत में डिलीवरी कैसे की जाती है। इसमें कहा गया है कि जमानत की डिलीवरी कुछ भी करके की जा सकती है जिसका प्रभाव जमानत की संपत्ति को उसके इच्छित जमानतदार या उसकी ओर से रखने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति के कब्जे में डाला जा सके। प्रक्रिया क्या है कि जो बेली है उसको डायरेक्ट उनको हैंडओवर कर दिया जाए या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को वो हैंडओवर कर दिया जाता है, उसका पोजीशन हैंडओवर किया जाता है। सेक्शन 150 बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बेल्ड। The baler is bound to disclose to the bailey faults in the goods billed, of which the baler is aware and which materially interfere with the use of them or expose the bailey to extraordinary risk. And if he doesn't make such disclosure, he is responsible for damage arising to the bailey directly from such fault. If such goods are billed for hire, the baler is responsible for such damage whenever he was or was not aware of the existence of such fault in the goods billed. बेलर जमानत में रखी गई संपत्ति के किसी दोष को जो बेलर को पता है वह बेली को बताने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। किसी भी दोष को और जो उस संपत्ति के उपयोग में भौतिक रूप से हस्तक्षेप करते हैं या जमानतदार को असाधारण जोखिम में डालते हैं। बेलर की जिम्मेदारी है कि वो इन बातों को बेली को बताए और यदि वह ऐसा खुलासा नहीं करता है तो बेली ऐसे दोष से सीधे तौर पर बेली को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार है। यदि ऐसा सामान दिया जाता है तो बेलर ऐसी क्षति के लिए जिम्मेदार है, भले ही उसे संपत्ति में ऐसे दोष के अस्तित्व की जानकारी थी ही नहीं या थी। दोनों स्थिति में एक उदाहरण लेते हैं। ए बी को एक घोड़ा उधार देता है जिसके बारे में वो जानता है कि वह घोड़ा दुष्ट प्रकृति का है। ए इस तथ्य का खुलासा नहीं करता है, घोड़ा दुष्ट है, ये बात की जानकारी बी को नहीं देता है। घोड़ा बी को फेंक कर भाग जाता है और बी घायल हो जाता है। तो यहां पर बी को हुई क्षति के लिए ए जिम्मेदार है। एक और उदाहरण देखिए। ए बी की गाड़ी किराए पर लेता है, गाड़ी अनसेफ है, हालांकि बी को इसकी जानकारी नहीं है और ए घायल है। चोट के लिए बी ए के प्रति जिम्मेदार है। अब आते हैं आगे सेक्शन 151 केयर टू बी टेकन बाय बेली। इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड टू टेक as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would under similar circumstances take of his own goods of the same bulk, quantity and value as the goods bailed। बेलमेंट के सभी मामलों में बेली की जिम्मेदारी होती है कि बेली उस सामान की उतनी ही देखभाल करे, उतनी देखभाल करने के लिए बाध्य है जितना एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में जमानत में दिए गए सामान की देखभाल अपनी संपत्ति की तरह करेगा। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अमर सिंह के केस में कुछ सामान पाकिस्तान से क्वेडा से नई दिल्ली भेजा गया। पाकिस्तान रेलवे द्वारा माल ले आने के बाद उन्हें अग्रेसित रेलवे के रूप में भारतीय रेलवे द्वारा ले जाया गया। ट्रांजिट में माल खो गया।
रेलवे को लायबिलिटी ऑफ फॉरवर्डिंग रेलवे अधिनियम की धारा 72 द्वारा गवर्न होता है, जिसके अनुसार रेलवे को जमा किए गए माल का नुकसान के लिए दायित्व रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 151, 152 और 161 के तहत बेली का है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को लापरवाही का दोषी माना, क्योंकि उन्होंने सामान की उतनी देखभाल नहीं की जितनी एक आम आदमी को अपने सामान की रक्षा करनी चाहिए थी, या एक आम आदमी अपने सामान की रक्षा करता। नेक्स्ट है सेक्शन 152, बेली were not liable for loss etc of thing built। ऐसी भी स्थिति होती है। The bailey in the absence of any special contract is not responsible for the loss, destruction or deterioration of the thing built if he has taken the amount of care of it described in section 151। यदि बेली सेक्शन 151 के प्रावधानों के अनुसार प्रॉपर केयर करता है और इस संबंध में कोई विशेष अनुबंध नहीं है, तो बेली जमानत की वस्तु की हानि विनाश या उसके डिप्रिसिएशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट सेक्शन 153 में बताया गया है, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज act inconsistent with conditions। A contract of bailment is voidable at the option of the bidder if the bailee does any act with regard to the goods bailed inconsistent with the conditions of bailment। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के संबंध में बेलर के पास यह विकल्प है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है यदि बेली जमानत में दी गई संपत्ति के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के साथ असंगत कोई कार्य करता है, शर्तों का उल्लंघन करता है, तो बेलर को इस कॉन्ट्रैक्ट के बेलमेंट को वॉइड डिक्लेयर करने का अधिकार है और टर्मिनेट कर सकता है। ए बी को राइडिंग के लिए घोड़ा किराए पर देता है। बी खुद सवारी करने के बजाय अपनी गाड़ी में घोड़ा लगाकर चलाता है। अब यहाँ क्या हुआ, ए के पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को टर्मिनेट करने का विकल्प है। नेक्स्ट सेक्शन 154, लायबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। इफ द बेली makes any use of goods bailed which is not according to the conditions of bailment, he is liable to make compensation to the bailer for any damage arising to the goods from or during such use of them। यदि बेली जमानत में दी गई संपत्ति का कोई ऐसा उपयोग करता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अनुसार नहीं है, तो बेली उसके ऐसे उपयोग से या उसके दौरान संपत्ति को होने वाली किसी भी क्षति के लिए मुआवजा लेने का अधिकारी है। उदाहरण से समझते हैं, ए बी को केवल अपनी सवारी के लिए, अपने यूज के लिए एक घोड़ा उधार देता है। बी अपने परिवार के एक सदस्य सी को घोड़े की सवारी करने की अनुमति दे देता है। सी सावधानी से सवारी करता है, लेकिन घोड़ा की गलती से गिर जाता है और घायल हो जाता है। घोड़े को लगी चोट के लिए बी ए को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। बेली के द्वारा जमानत में ली गई संपत्ति का उपयोग सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उसे निक्षेपित किया गया है। संपत्ति का कोई भी अनधिकृत उपयोग किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जमानतदार को पूरी तरह से उत्तरदायी बना देगा। यहाँ तक कि अगर जो कहते हैं ना गॉड, एक्ट ऑफ गॉड या आकस्मिक दुर्घटना, एक्सीडेंटल कुछ भी हो जाता है,
ये भी उसकी लायबिलिटी का बचाव नहीं कर सकेगा। सवारी के लिए उधार दिए गए घोड़े का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए था और इसका उपयोग जमानत के दायरे में से बाहर किया गया जाता है। घोड़े को किसी की तरह क्षति के लिए जमानतदार उत्तरदायी होगा। सेक्शन 155 effect of mixture with bearer's consent of his goods with बेलीज, यानी कुछ सामान बेलर का है, कुछ सामान बेली का है, दोनों सामान को बेलर की सहमति से मिक्स कर दिया गया, मिला दिया गया, तो क्या प्रभाव होगा? बेलर की सहमति से उसकी संपत्ति को बेलर की संपत्ति से अगर मिलाने का दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा? If the bailey with the consent of the bailor mixes the goods of the bailor with his own goods, the bailor and the bailey shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture thus produced. यदि बेली बेलर की सहमति से बेलर के माल को अपने माल के साथ मिला देता है तो इस प्रकार जो मिश्रण बन जाता है, दोनों मिक्स हो जाने के बाद जो बनता है, उसमें बेलर और बेली दोनों को उनसे संबंधित शेयर के अनुपात में ब्याज मिलेगा, उसका लाभांश मिलेगा। जिस रेशियो में अगर आधा बेलर का सामान है, आधा बेली का सामान है, दोनों सामान को मिला दिया गया, दोनों का उपयोग किया गया, तो दोनों से जो आय होगा, दोनों से जो लाभांश मिलेगा, वो दोनों में बराबर बराबर बंटेगा, क्योंकि दोनों का बराबर बराबर संपत्ति उसमें मिक्स हुआ था। यदि वो शेयर किसी का कम या किसी का ज़्यादा है तो जिसका ज़्यादा होगा उसको उसी अनुपात में शेयर मिलेगा और जिसको कम होगा उसको कम के अनुपात में शेयर मिलेगा। सेक्शन 156 इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन गुड्स कैन बी सेपरेटेड। मिश्रण का प्रभाव जमानतदार की सहमति के बिना किया गया, माने बेलर की संपत्ति बेलर की सहमति के बगैर बेली ने अपने माल के साथ मिला दिया, क्या प्रभाव होगा? एक ही स्थिति उसमें और है कि जब माल को अलग अलग किया जा सकता है, मिला तो दिए लेकिन दोनों माल को सेपरेट किया जा सकता है। इफ द बेली without the consent of bearer mixes the goods of the bearer with his own goods and the goods can be separated or divided, the property in the goods remains in the parties respectively, but the bearer is bound to bear the expenses of separation or division and any damage arising from the mixture. यदि जमानतदार बेली बेलर की सहमति के बिना बेलर के माल को अपने माल के साथ मिला देता है और माल को अलग या विभाजित किया जा सकता है, तो दोनों पक्ष अपने अपने संपत्ति में अधिकार रखते हैं, लेकिन बेली संपत्ति के किसी भी सेपरेशन और डिवीजन का खर्च और मिश्रण से होने वाली किसी भी क्षति को वहन करने के लिए बाध्य होगा। उदाहरण लीजिए, ए एक विशेष चिन्ह के साथ कपास की 100 गांठें बी को देता है। बी ए की सहमति के बिना 100 गांठों को अपने खुद के अन्य गांठों के साथ मिलाता है, जिस पर एक अलग चिन्ह लगा होता है। ए अपनी 100 गांठें वापस पाने का हकदार है और बी गांठों को अलग करने में हुए सभी खर्चे और किसी अन्य आकस्मिक क्षति को वहन करने के लिए बाध्य होगा। सेक्शन 157 इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। देखिए वहां था कि गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है। 156 क्या था कि मिक्सचर तो हुआ, मिक्स किया गया, पर गुड्स को सेपरेट किया जा सकता था। 157 बताता है कि मिक्सिंग किया गया विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर, बट यहां पे क्या हुआ है कि गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो क्या हो सकता है? इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस द गुड्स ऑफ द बेलर विथ हिज ओन गुड्स इन सच मैनर
that it is impossible to separate the goods billed from the other goods and deliver them back. The bearer is entitled to compensated by the bailee for loss of the goods. यदि बेली बेलर की सहमति के बिना बेलर के माल को अपने माल के साथ इस प्रकार मिलाता है कि जमानत किए गए माल को अन्य माल से अलग करना और उसे वापस सौंपना असंभव है। मिक्स हो गया तो हो गया, यानी अगर मिक्स होने के बाद माल को फिर से दोबारा उसको अलग करना संभव नहीं हो पा रहा है, तो बेलर को यह अधिकार है कि माल के नुकसान के लिए बेली का द्वारा मुआवजा दिया जाए। एक उदाहरण समझिए, ए 45 रुपये मूल्य का केप आटा एक बैरल बी को जमानतदार को देता है, जमानत देता है। बी ए की सहमति के बिना उस आटे को अपने स्वयं के देसी आटे के साथ मिला देता है। अब दोनों आटा मिक्स हो गया, दोनों को सेपरेट नहीं किया सकता है। लेकिन बी का जो आटा जो उसने मिक्स किया, उस आटे की कीमत कम थी, वो 25 रुपये बैरल था। एक आटा था 45 रुपये और इसका आटा 25 रुपये, लेकिन दोनों को मिक्स कर दिया गया। अब दोनों को अलग करना संभव नहीं। बी को ए को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। सेक्शन 158 में आते हैं, repayment by bearer of necessary expenses, where by the conditions of the bailment the goods are to be kept or to be carried or to have work done upon them by the bailee for the bearer, and the bailee is to receive no remuneration. The bearer shall repay to the bailee the necessary expenses incurred by him for the purpose of the bailment. जहाँ जमानत की शर्तों के अनुसार सामान रखता है या ले आना है या बेली द्वारा बेलर के लिए काम करना है और बेलर को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलना है, तो बेलर बेली को जमानत के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए गए आवश्यक खर्च का भुगतान करेगा। जो भी खर्च बेलर करेगा उसका भुगतान बेलर उसको करेगा, क्योंकि उसको पारिश्रमिक और रेम्युनरेशन तय नहीं था। सेक्शन 158 जमानतकर्ता के द्वारा आवश्यक खर्चे के पुनर्भुगतान से संबंधित है। यह पुनर्भुगतान सब तभी संभव है जबकि दो शर्तें पूरी हो रही हों। माल को शर्तों के अनुसार बेली द्वारा बेलर के लिए रखा जाना चाहिए या ले जाना चाहिए, बेली को इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिल रहा हो। यही दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो बेलर जमानत बेलमेंट के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए गए आवश्यक खर्चे को बेली को चुकाने के लिए बाध्य होगा। कोई व्यक्ति डिलीवरी तक सामान रखने के लिए किसी शुल्क या दावा करने का हकदार होगा या नहीं होगा, यह कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर निर्भर करेगा। यदि बेली को माल को खराब होने से बचाने के लिए कोई खर्च करना पड़ता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में नहीं है, तो बेली ऐसे खर्चे को माल के ओनर से उतना ही वसूल करने का हकदार होगा जितना कि ओनर को इससे लाभ प्राप्त होगा यदि अंततः मालिक तक पहुंचाया जाता है। लाभ जितना होना है, अगर उससे ज़्यादा हानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी बेलर की नहीं होगी। सेक्शन 159 restoration of goods lent gratuitously. The lender of thing for use may at any time require its return if the loan was gratuitous, even though he lent it for a specified time or purpose. But if on the faith of such loan made for a specified time or purpose, the borrower has acted in such a manner that the return of the thing lent before the time agreed upon would cause him loss exceeding the benefit actually derived by him for the loan, the lender must, if he compels returns, indemnify the borrower for the amount in which the loss so occasioned exceeds the benefits of so derived. यदि ऋण निःशुल्क हो या ऋणदाता किसी भी समय इसकी वापसी की मांग कर सकता है।
इस बात से प्रभाव नहीं पड़ेगा कि ऋणदाता ने इसे एक निर्दिष्ट समय तक या उद्देश्य के लिए उधार दिया। लेकिन यदि ऋण एक निर्दिष्ट समय या उद्देश्य के लिए उधार दिया गया हो और बोरोअर इसका उपयोग इस प्रकार किया हो कि तय समय सीमा के भीतर उधार दी गई वस्तु की वापसी की जाती है, तो उसे उतना लाभ प्राप्त होगा, उससे अधिक हानि होगी। और ऐसी स्थिति में यदि लेंडर वापसी के लिए बाध्य करता है तो बोरोअर उस क्षति को राशि लेंडर से प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अर्थात इस धारा के अनुसार उपयोग के लिए किसी भी वस्तु को उधार देने वाला किसी भी समय उसकी वापसी की मांग कर सकता है, भले ही उस अवधि के लिए वह वस्तु उधार दी गई थी या अवधि समाप्त न हुई हो। नेक्स्ट है सेक्शन 160, रिटर्न ऑफ गुड्स बिल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और accomplishment of purpose. It is the duty of bailey to return or deliver according to the bailier's direction the goods billed without demand as soon as time for which they were billed has expired or the purpose for which they were billed has been accomplished. जब कोई संपत्ति जमानत पर दी जाती है और जमानत की अवधि समाप्त हो जाती है या जिस उद्देश्य के लिए उसे जमानत के लिए दी गई थी वह पूरा हो जाता है, तो बेली का यह कर्तव्य है कि वह बेलर के निर्देशों के अनुसार बिना मांग के, बेलर डिमांड करिए जरूरी नहीं है, बिना डिमांड के जमानत पर दिए गए सामान को वापस कर दे। नेक्स्ट है सेक्शन 161, बेली रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न्ड। If by the fault of bailey goods are not returned, delivered or tendered at the proper time, he is responsible to the bailor for any loss, destruction or deterioration of the goods from that time. The bailey की गलती के कारण माल उचित समय पर वापस नहीं किया गया तो बेली उस समय से माल की किसी भी हानि, विनाश या गिरावट के लिए बेली के प्रति जिम्मेदार होगा। ये बताया गया है सेक्शन 161 में। एक केस था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस अमर सिंह, 1960 का केस है। भारतीय रेलवे द्वारा स्वीकार किया गया माल खो गया। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए सरकार को उत्तरदायी ठहराया क्योंकि रेलवे माल वापस करने में विफल रहा था। इस केस के डिटेल में अभी हम जानना नहीं चाहते हैं क्योंकि केस का डिटेल में जानना फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी हम लोग सेक्शन पर रहेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है 162, टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुअस बेल बाय डेथ। ए ग्रेचुअस बेल इज टर्मिनेटेड बाय द डेथ आइदर ऑफ द बेलर ऑफ द बेली। ग्रेचुअस बेलमेंट के केस में यदि बेलर या बेली का मृत्यु हो जाती है तो बेलमेंट स्वतः समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन 163, बेलर इंटाइटल्ड टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बिल्ड। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्ररी, द बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन any increase or profit which may have accrued from the goods billed। यदि कोई स्पष्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि क्या करना नहीं करना है उसके इंटरेस्ट के संबंध में, उसके इनकम के संबंध में, बेली बेलर को या उसके निर्देश के अनुसार जमानत की संपत्ति से होने वाले किसी भी लाभ को देने के लिए बाध्य है जो जमानत में दिए गए माल से अर्जित हो रही हो। एक उदाहरण लेते हैं। एक गाय की देखभाल के लिए बी के कस्टडी में छोड़ देता है। ए जो है अपनी गाय को देखभाल के लिए बी की कस्टडी में छोड़ देता है। गाय का एक बछड़ा हो गया। बी बछड़े के साथ साथ गाय को भी ए के सौंपने के लिए बाध्य हुआ। (164) Bearer's responsibility to Bailey. The bearer is responsible to the bailey for any loss which the bailey may sustain the reason that the bearer was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give direction respecting them।
ये जमानतकर्ता बेलर जमानत में दी गई संपत्ति को जमानत पर देने का अधिकार नहीं है, तो जमानतकर्ता जमानतदार को इस कारण से होने वाली किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। सेक्शन 165 बेलमेंट बाय सेवरल ज्वाइंट ओनर्स। अभी तक तो बेलमेंट सिंगल था, ये है बेलमेंट बाय ज्वाइंट ओनर्स। डिफरेंट ज्वाइंट ओनर्स है। इफ सेवरल ज्वाइंट ओनर्स of goods bail them, the bailee may deliver them back to or according to the direction of one joint owner without the consent of all in absence of any agreement to the contrary. यदि माल के किसी संयुक्त मालिक उन्हें जमानत देते हैं तो जमानतदार किसी भी विपरीत समझौते का अभाव में सभी की सहमति के बिना उन्हें एक संयुक्त मालिक को या उसके निर्देश के अनुसार वापस सौंप सकता है। Now section 166 bailee not responsible on redelivery to bailer without title. If the bailer has no title to the goods and the bailee in good faith delivers them back to or according to the direction of the bailer, the bailee is not responsible to the owner in respect of such delivery. द बेलर के पास माल का कोई अधिकार नहीं है और बेली इस गुड फेथ में उसे वापस कर भेज देता है, तो बेली ऐसी डिलीवरी के संबंध में ओनर के प्रति जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 167 राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेल्ट। इफ ए पर्सन अदर देन द बेलर claims good bailed, he may apply to the court to stop delivery of goods to the bailer and to decide the title of the goods. The bailer के अलावा कोई अन्य व्यक्ति जमानत का माल पर दावा करता है तो वह जमानतदार को माल की डिलीवरी रोकने के लिए माल के मालिकाना हक तक तय करने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है और तब तक के लिए उसको उस डिलीवरी को रोकने का आग्रह कर सकता है। सेक्शन 168 राइट टू फाइंडर ऑफ गुड्स may sue for specified reward offered. The finder of goods has no right to use the owner for compensation for trouble and expense voluntarily incurred by him to preserve the goods and to find out the owner, but he may retain the goods against the owner until he receives such compensation, and where the owner has offered a specific reward for the return of goods lost, the finder may sue for such reward and may return the goods until he receives it. यदि कोई संपत्ति खो जाती है और एक व्यक्ति उसे खोजता है और मिल जाने पर तब तक सुरक्षित रखता है जब तक कि उस संपत्ति के ओनर का पता नहीं चल जाता है, तो ऐसी स्थिति में माल को खोजने वाले को माल को संरक्षित करने और मालिक का पता लगाने के लिए स्वेच्छा से किए गए परेशानी और खर्च के मुआवजा के लिए संपत्ति ओनर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है। लेकिन जहां मालिक ने खोए हुए सामान की वापसी के लिए एक स्पेसिफिक रिवार्ड का ऑफर दिया है, तो खोजने वाला ऐसे इनाम के लिए मुकदमा कर सकता है और सामान प्राप्त होने तक उस संपत्ति को अपने पास रख सकता है जब तक कि उसे ऐसा मुआवजा नहीं मिल जाए। इसमें दो पार्ट है। पहले पार्ट में खोजने वाले को सिविल एक्शन का लेने का अधिकार नहीं देता है और दूसरे पार्ट में यह बताया गया है कि यदि प्रॉपर्टी ओनर ने संपत्ति को खोजने के लिए कोई रिवार्ड की घोषणा की है तो खोजने वाला व्यक्ति उस रिवार्ड को पाने के लिए मुकदमा कर सकता है और सामान प्राप्त होने तक उसे अपने पास रख सकता है। अगला सेक्शन है 169 व्हेन फाइंडर ऑफ थिंग्स commonly on sale may sell it. When thing which is commonly the subject of sale is lost, if the owner cannot
with responsible diligence be found, or if he refuses upon demand to pay the lawful charges of the finder may sell it. When the thing is in danger of perishing or losing the greater part of its value, or when the unlawful charges of the finder in respect of the thing found amount to 2/3 of its value. जब कोई चीज़ सामान्य तौर पर बिक्री का विषय होता है और वो खो जाता है, ये ओनर के उचित प्रयास के बाद भी नहीं मिल पाता है, या यदि उस सामान को कोई अन्य व्यक्ति खोजता है तो इसे खोजने के लिए ओनर खोजने वाले के वैध शुल्क का भुगतान करने से इनकार कर देता है, तो खोजने वाला उस सामान की कुछ परिस्थितियों में बेच सकता है। कब कब बेच सकता है? जब वस्तु के नष्ट होने या उसके मूल्य का बड़ा हिस्सा खोने का, खराब होने का डर है। जब पाई गई वस्तु के संबंध में खोजने वाले का वैध शुल्क उसके मूल्य का 2/3 या 2/3 से ज़्यादा हो, तो वैसी स्थिति में वो उस संपत्ति को बेच सकता है। अगला सेक्शन है 170, Bailey's particular lien, where the Bailey's has, in accordance with the purpose of bailment, rendered any service involving the exercise of labor or skill in respect of the goods bailed. He has, in the absence of the contract to the contrary, a right to retain such goods until the receives due remuneration for the services he rendered in respect of them. जहाँ बेली ने बेलमेंट के पर्पस से जमानत पर रखी गई संपत्ति के संबंध में कोई ऐसी सेवा प्रदान की है जिसमें किसी लेबर या स्किल का प्रयोग हुआ है और इस संबंध में कोई विपरीत अनुबंध नहीं है, तो ऐसे माल को तब तक बेली अपने पास रखने का अधिकार रखता है जब तक कि उन्हें उनके संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक नहीं मिल जाता है। उदाहरण से समझिए, बी एक ज्वेलर है, जौहरी है। ए बी को एक कच्चा हीरा काटने और चमकाने के लिए देता है। बी हीरे को तराशता है। अब बी तक पत्थर अपने पास रखने का हकदार है जब तक कि उसे उसके द्वारा की गई सेवा के लिए शुल्क भुगतान नहीं मिल जाता है। दूसरा उदाहरण है, बी एक टेलर है, दर्जी है। ए बी को कोट बनाने के लिए कपड़ा देता है। बी ए से कोट तैयार करने होते ही उसे देने का वादा करता है और कीमत के 3 महीने का क्रेडिट देने का कीमत के भुगतान के लिए 3 महीने क्रेडिट देने का वादा करता है। बी तब तक कोट अपने पास रखने का हकदार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी ने कोट रेडी होने के साथ ही तुरंत उसको वापस देने का वादा किया था। यहाँ यह कॉन्ट्रैक्ट है, ये भुगतान 3 महीने के भीतर करना है। तो बी जैसे ही कोट बना देगा तुरंत उस कोट को ए को दे देगा। यहाँ भुगतान बाद में होना है, इसलिए बी कोट अपने पास नहीं रोक सकता है। लियन का अर्थ इस अधिकार से है कि जिसमें दूसरे की संपत्ति को तब तक अपने पास रखने का अधिकार होता है जब तक कि उस संपत्ति से संबंधित दायित्व का भुगतान नहीं हो जाता है। लेकिन यदि पहले से कोई शर्त निर्धारित है जिसके तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है, तो वह उस संपत्ति को अपने पास नहीं रख सकता है। लियन कह सकते हैं कि 2 प्रकार का होता है, एक पर्टिकुलर लियन और एक जनरल लियन। सेक्शन 170 पर्टिकुलर लियन को डिफाइन करता है। स्पष्टतः बेली के पास पर्टिकुलर लियन कब होता है? जब बेली ने जमानत की वस्तु के संबंध में कुछ सेवा प्रदान की होगी और उसके लिए कुछ पारिश्रमिक या हकदार होना चाहिए जिसका भुगतान नहीं किया गया हो, तो क्या हुआ, बेली का पर्टिकुलर लियन हो गया। बेली द्वारा प्रदान की गई सेवा ऐसी होनी चाहिए जिसमें जमानत की वस्तु के संबंध में श्रम या कौशल का प्रयोग शामिल हो ताकि वस्तुओं पर अतिरिक्त मूल्य प्रदान किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में भी उसको कहते हैं पर्टिकुलर लियन। द सर्विसेज rendered by the Bailey must be one involving the exercise of labor or skill in respect of goods bailed, so as to confer additional value on the article. जो सर्विस दिया जाता है
वह बेली के निर्देशानुसार उसकी सहमति और उचित समय की सीमा के भीतर पूरी तरह से निष्पादित की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, देयर मस्ट नॉट बी एन एग्रीमेंट टू परफॉर्म द सर्विसेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है, द गुड्स मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ द बेली। इफ पोजीशन इज लॉस्ट, द लियन इज ऑल्सो लॉस्ट। इफ द पोजीशन इज लॉस्ट, लियन इज ऑल्सो लॉस्ट। देयर मस्ट नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। यदि उपर्युक्त सभी शर्तें पूरी होती रहती हैं तो बेली अपने पर्टिकुलर लियन के अधिकार का प्रयोग तब तक कर सकता है जब तक कि उसे उसकी सेवा के लिए भुगतान नहीं कर दिया जाता है। दूसरा होता है जनरल लियन। जनरल लियन क्या होता है? जमानत के सामान को सिक्योरिटी के रूप में रखने का अधिकार है। यह अधिकार किसी व्यक्ति को उसके देय किसी भी राशि के लिए दूसरे किसी भी सामान पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार देता है, चाहे वह उस सामान के संबंध में हो या किसी अन्य सामान के संबंध में। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंकर ने दो प्रतिभूति के विरुद्ध दो ऋण दिए गए और बोरोवर इनमें से एक ऋण चुका देता है, तो बैंकर अपने दूसरे ऋण का भुगतान होने तक दोनों प्रतिभूतियों को अपने पास रख सकता है। सेक्शन 171 ये डिफाइन करता है जनरल लियन ऑफ बैंकर्स, फैक्टर्स, वारफिंगर्स, अटॉर्नीज एंड पॉलिसी ब्रोकर्स। बैंकर्स, फैक्टर्स, वारफिंगर्स, attorneys of high court and policy brokers may, in the absence of contract to the contrary, retain as a security for general balance of account and goods billed to them, but no other person have a right to retain as a security for such balance goods billed to them unless they are in express contract to that effect. Bankers, factors, वारफिंगर्स, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में सामान्य शेष के लिए सुरक्षा के रूप में उनके लिए जमा किए गए किसी भी सामान को रख सकते हैं, लेकिन ये अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को तब तक नहीं होता है जब तक कि इस संबंध में कोई स्पष्ट कॉन्ट्रैक्ट ना हो। ये जनरल लियन का अधिकार एक विशेषाधिकार है और विशेष रूप से केवल कुछ प्रकार के जमानतदारों को ही सेक्शन 177 का अधिकार प्राप्त होता है। कौन कौन लोग हैं? बैंकर हैं। एक बैंकर के पास एक ग्राहक के रूप में उनके पास रखे गए सभी सामान जैसे कैश, चेक्स, सिक्योरिटीज़, इस सभी ग्राहक के किसी भी बकाया के लिए अपने पास रखने का जनरल लियन का अधिकार होता है। जहां किसी ग्राहक के पास बैंक के एक खाते में क्रेडिट बैलेंस है और साथ ही उसे ग्राहक पर दूसरे खाते में बैंक के पास बकाया है, तो बैंकर का जनरल लियन का अधिकार उस ग्राहक के खाते को संचालित करने से मना करने का अधिकार देता है जिसमें उसका क्रेडिट है, तब तक जब तक कि वह बैंक का कर चुका न दे। जो वह बैंक का कर चुका देता है फिर बैंक का अधिकार खत्म हो जाता है। दूसरा है फैक्टर्स। फैक्टर क्या होता है? एक एजेंट होता है जिसे बिक्री के उद्देश्य से अपने सामान्य व्यवसाय में माल का कब्जा सौंपा जाता है। यानी एक ऐसा एजेंट जिसे अपने मूलधन के लिए उन्हें बेचने के उद्देश्य से माल का कब्जा सौंपा गया है, उस माल का जनरल लियन का अधिकार फैक्टर या एजेंट का होता है। तीसरा कहते हैं वारफिंगर्स। वारफिंगर क्या होता है? समुद्री जहाज घाट, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, पर सामान की देख रेख करने की जिम्मेदारी वारफिंगर्स पर होती है। यह शब्द बहुत ही कम प्रयोग में लाया जाता है। इसे हार्बर मास्टर भी कहा जाता है। हार्बर मास्टर is an official responsible for enforcing the regulations of a particular harbor or port in order to ensure the safety of navigation, the security of harbor and the correct operation of the port facilities. बंदरगाह के प्रयोग के कारण जो भी चार्जेस बकाया होता है उसे संबंध में वारफिंगर्स का
उस माल पर जनरल लियन का अधिकार होता है। बंदरगाह में जहाज़ों को लोड करने या उतारने के उद्देश्य से सामान रखा जाता है। एक वारफिंगर ऐसे सभी सामानों को तब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि उसके शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। अब कोई मैन्युफैक्चरर अपने ग्राहक से माल प्राप्त करने के लिए बंदरगाह का प्रयोग करते हैं तो ही विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू जनरल लियन एज ए वारफिंगर। चौथा है अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट या सॉलिसिटर। इनके पास भी अधिकार है यदि अपने क्लाइंट के उन सभी कागजात और दस्तावेजों पर एक सामान्य ग्रहणाधिकार लियन रखते हैं जो उनके पेशे की क्षमता से उनके पास होता है। वे उस समय उन कागजातों को अपने पास रख सकते हैं उस समय तक जब तक कि उनकी पेशेवर सेवा के लिए शुल्क और उनके द्वारा दिया गया अन्य लागत का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। फिफ्थ है पॉलिसी ब्रोकर। पॉलिसी ब्रोकर कौन होता है? पॉलिसी ब्रोकर अपने कमीशन या ब्रोकरेज को पाने के लिए अग्नि बीमा या समुद्री बीमा पॉलिसी अपने पास रख सकता है। उनका यह अधिकार उस व्यक्ति से प्राप्त की जाने वाली किसी भी शेष राशि या किसी बीमा खाते तक विस्तारित होता है जिसने पॉलिसी को प्रभावित करने के लिए नियुक्त किया था। अब आता है बेलमेंट ऑफ प्लीज। ये सेक्शन 172 से 181 तक बेलमेंट ऑफ प्लीज को बताया गया है। सेक्शन 172 में क्या है? प्लीज है, पॉनर एंड पॉनी, इसका डिफिनेशन दिया गया है। Bailment of goods as security for payment of a debit or performance of promise is called pleas. The bearer is in case called pawner, the bearee is called pawnee. किसी ऋण के भुगतान या किसी वादे को पूरा करने के लिए सिक्योरिटी के रूप में माल का जमानत को प्लीज कहा जाता है। इस मामले में जमानत करने वाले को पॉनर और जमानत रखने वाले को पौनी कहा जाता है। अंडर सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऋण के भुगतान के लिए सिक्योरिटी के रूप में माल को जमानत को गिरवी प्लीज कहा जाता है। यहाँ ऋण के भुगतान या वादे के निष्पादन के लिए सिक्योरिटी के रूप में कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को माल की डिलीवरी करता है जिसे ऋण भुगतान किए जाने तक पर या वादे को पूरा होने पर वापस कर दिया जाना होता है। अगर अनुबंध की ट्रस्टी से देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार प्लीज एक हस्तांतरण है और एक वैलिड प्लीज के लिए यह आवश्यक है कि प्लीज के अनुबंध में गिरवीकर्ता द्वारा गिरवीदार को संपत्ति की डिलीवरी की जाए। 173 है पॉनीज राइट ऑफ रिटेनर। Pawnee may retain the goods pleased not only for payment of the debts or the performance of promise, but the interest of the debts also, and all the three expenses incurred by him in respect of the possession or for the preservation of the goods pleased. Pawnee किसी गिरवी रखा हुआ माल को ऋण के भुगतान या वादे के निष्पादन के लिए अपने कब्जे में रख सकता है। माल को रखने से संबंधित खर्चे की वसूली के लिए अपने कब्जे में रख सकता है और ऋण के इंटरेस्ट को वसूलने के लिए भी उस माल को अपने कब्जे में रख सकता है। सेक्शन 174 पॉनी नॉट टू रिटेन फॉर डेब्ट्स और प्रॉमिस अदर देन फॉर विच गुड्स प्लीज्ड प्रिजम्पशन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एडवांसेस। Pawnee shall not, in the absence of contract to that effect, retain the goods pleased for any debts or promise or of other than the debtor promise for which they are pleased. But such contract, in the absence of anything to the contrary, shall be presumed in regard to subsequent advances made by the pawnee. पौनी किसी गिरवी रखे सामान को सिर्फ उस प्रॉमिस के लिए अपने पास रख सकता है जिस संदर्भ में माल प्लीज किया गया, सिर्फ उसी प्रॉमिस के लिए
अन्यथा नहीं रख सकेगा। लेकिन अगर इस संदर्भ में पहले से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो ऐसा वो कर सकता है, यानी दूसरे के लिए भी प्लीज़ कर सकता है। इस प्रकार पौनी को अपने बकाया का भुगतान होने तक गिरवी रखे सामान को अपने पास रखने का अधिकार है। उसे न केवल ऋण के भुगतान या वादे को पूरा करने के लिए, बल्कि ऋण पर देय ब्याज और कब्जे के संबंध में भी या माल को सुरक्षित रखने के लिए भी उसके द्वारा किए गए सभी आवश्यक खर्चे के लिए भी गिरवी रखने के सामान को अपने पास होल्ड करने का अधिकार है, तब तक जब तक कि उसका वो खर्च का भुगतान नहीं हो जाता है। सेक्शन 175 pawnee right as a extraordinary expenses incurred. The pawnee is entitled to receive from the pawner extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods pleased. गिरवी रखने वाला गिरवी रखे गए माल के संरक्षण के लिए उसके द्वारा किए गए असाधारण खर्च को गिरवी रखने वाले से प्राप्त करने का हकदार है। Section 176 pawnee right where pawners makes default. If the pawnee makes default in payment of the debts or performance at the stipulated time or the promise in respect of which the goods were pleased, the pawnee may bring a suit against the pawner upon the debts or promise and retain the goods pleased as a collateral security, as he may sell the thing pleased on giving the pawner reasonable notice of the sale. In the present, in the proceed, if the proceeds of such sale are less than the amount due in respect of debts or promise, the pawner is still able to pay the balance. If the proceeds of the sale are greater than the amount so due, the pawnee shall pay over the surplus to the pawner. यानी क्या कहता है, यदि गिरवी रखने वाला निर्धारित समय तक ऋण के भुगतान करने में या प्रॉमिस को पूरा करने में विफल रहता है या उस वादे को चूक करता है जिसके संबंध में माल गिरवी रखा गया है, तो पौनी ऋण वसूली के लिए पॉनर के खिलाफ मुकदमा ला सकता है और प्लीज गुड्स के रूप में गिरवी रखा गया सामान को अपने पास रख सकता है या उस गिरवी रखी गई चीज़ को गिरवी रखने वाले को बिक्री की उचित सूचना देकर बेच सकता है। यदि ऐसी बिक्री से प्राप्त आय ऋण की राशि से कम है तो पॉनर उस शेष राशि को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यदि बिक्री की आय देय राशि से अधिक है तो पौनी अतिरिक्त राशि का भुगतान पॉनर को करेगा। अर्थात पौनी में ब्रिंग ए सूट अगेंस्ट द पॉनर अपॉन द डेट्स ऑफ प्रॉमिस एंड रिटेन द गुड्स प्लीज्ड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। नेक्स्ट, पौनी में सेल द गुड्स प्लीज्ड ऑन गिविंग द पॉनर रीजनेबल नोटिस ऑफ द सेल। नेक्स्ट सेक्शन है 177। टॉपिक क्या है इसका? डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम। सेक्शन 177 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 177। If a time is stipulated for the payment of debts or performance of the promise for which the pleas is made and the pawner makes default in payment of the debts or performance of promise at the stipulated time, he may redeem the goods pleased at the subsequent time before the actual sale of them, but he must on that case pay in addition any expenses which have arisen from his default. सेक्शन 167 पॉनर के राइट्स एंड लायबिलिटीज को बताता है। यदि ऋण के भुगतान या वादे को पूरा करने के लिए एक समय निर्धारित किया गया है, प्लीज की गई है और पॉनर निर्धारित समय तक ऋण के भुगतान का वादे को पूरा करने में चूक करता है, तो वह बिक्री से पहले माल को छुड़ा सकता है या इसके लिए उसे डिफॉल्ट के कारण हुए किसी भी खर्चे पर भुगतान करना होगा। Section 178 Please by mercantile agent, where a mercantile agent is with the consent of the owner in possession of goods or the documents of title of two goods, any pleas made by him when acting in the ordinary course of business
of a mercantile agent shall be as valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same, provided that pawnee acts in good faith and has not at the time of please noticed that the pawner has not authority to please। जहाँ एक मर्केंटाइल एजेंट माल के मालिक की सहमति से माल को रखता है या माल के स्वामित्व को या दस्तावेज को रखता है, तो उसके द्वारा की गई कोई भी गिरवी उतनी ही वैध होगी, उतना ही वैलिड होगा जितना कि उसे माल के मालिक द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया था। जितना माल के लिए उसको अधिकार मिला था उसके आगे वह उसको नहीं कर पाएगा। यहाँ यह शर्त भी है कि गिरवी रखने वाला अच्छे विश्वास में कार्य कर रहा हो और गिरवी के समय उसने वह नोटिस नहीं किया कि गिरवी रखने वाले के पास गिरवी रखने का अधिकार नहीं है। In this section, the expression mercantile agent and documents of title shall have the mercantile meaning assigned to them in the Indian Sale of Goods Act 1930. Next is section 178A, please by person in possession under voidable contract. When the pawner has obtained the possession of the other goods pleased by him under a contract, voidable under section 19 of section 19 or section 19A, but the contract has not been rescinded at the time of the please, the pawnee required a good title of the goods, provided he acts in good faith and without notice of the pawner's defect of title। कहने का मतलब है कि गिरवी रखने वाला पॉनर ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, जो सेक्शन 19 और सेक्शन 19A में डिफाइन है, गिरवी रखे गए सामान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन जिस समय गिरवी रखा गया था उस समय तक अनुबंध को रद्द नहीं किया गया है, तो यह माना जाएगा गिरवी वाले ने माल पर माल का स्वामित्व हासिल कर लिया है, बशर्ते कि वह गुड फेथ में कार्य करता है। अर्थात यदि गिरवी रखने वाले ने किसी अनुबंध के तहत माल का कब्जा प्राप्त किया है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 19 और सेक्शन 19A के तहत वॉइडेबल है, तो भी उसके द्वारा की गई गिरवी वैध होगी। और यदि गिरवीदार के पास स्वामित्व के दोष की कोई सूचना नहीं है और यदि गिरवी के समय अनुबंध को रद्द नहीं किया गया है, तो सेक्शन 179 है नेक्स्ट, प्लीज वेयर पॉनर हैज ओनली ए limited interest. Where a person pleased goods in which he has only a limited interest, the please is valid for the extent of that interest. जहाँ कोई व्यक्ति उस सामान को गिरवी रखता है जिसमें उसका केवल सीमित हित होता है, वहाँ गिरवी उस हित की सीमा तक वैध होता है, उसका जो हित है उसकी सीमा से बाहर का वो वैलिड नहीं होता है। एक इसमें टॉपिक और है कि सूट बाय बेलीज और बेलर अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। सेक्शन 180 कहता है सूट बाय बेलर और बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। इफ थर्ड पर्सन wrongfully deprives the bailey of the use or possession of goods bailed or does them any injury, the bailey is entitled to use such remedies as the owner might have used in like case if no bailment has been made, and either the bailer or the bailey may bring a suit against the third person for such deprivation or injury। यदि कोई तीसरा व्यक्ति गलत तरीके से जमानतदार को जमानत के माल के कब्जे से वंचित कर देता है या उसे चोट पहुंचाता है, तो जमानतदार बेली को उस तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध जो सभी अधिकार है वो उस संपत्ति के ओनर को होता है, तो वो सारा प्रयोग कर सकता है। और बेलर और बेली ऐसे नुकसान के लिए उस तीसरे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा ला सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 181, अपॉइंटमेंट ऑफ रिलीफ और कंपनसेशन ऑब्टेन्ड बाय सच सूट। Whereas
wherever is obtained by way of relief compensation in any such suit shall, as between the bearer and the bailee, be dealt with according to their respective interest. किसी मुकदमे में मुआवजे के राहत के माध्यम से जो भी प्राप्त होता है उसे बेलर और बेली के बीच उनके जो अपना जो इंटरेस्ट है के अनुसार निपटाया जाएगा, उनका जो अपना प्रोपोर्शनल रेशियो है उसके अनुसार निपटाया जाएगा। इस प्रकार चैप्टर 9 के अंतर्गत बेलमेंट, बेलर एंड बेली को अच्छी तरह समझ में आया। यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 148 से 181 में बताया गया है। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। मैं आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आगे का चैप्टर लेकर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।